नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए शुरू करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का लेक्चर नंबर 2। यहां पर अपन बात करने वाले हैं कि वायर खिंचेगा, हुक साहब ने क्या कहा, ग्राफ ऐसा जाके ऊपर नीचे क्यों हुआ जब मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में बात करी, और क्या एनर्जी स्टोर्ड जो वायर के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम होती है वो किस किस पर डिपेंड करती है, क्या उसका फॉर्मूला है। ये सारी चीजें अपन करने वाले हैं बहुत जल्दी में। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी। लास्ट कक्षा में अपन ने स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में बात करी थी, इफ यू रिमेंबर। चलिए आगे देखते हैं अब क्या है। तो अब हमारे पास आएंगे, क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन का बेसिक नॉलेज हम लोगों ने ले लिया है, तो अब हमारे पास जो पिक्चर में आने वाले हैं उनका नाम है हुक। तो अब अपन हुक साहब से बात करने वाले, हुक्स लॉ पर बातें करने वाले हैं। इन्होंने क्या कहा? अच्छा, इन्होंने जो कहा उसको समझने के लिए हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि जैसे अपने पेन की स्प्रिंग होती है ना, उसको अपन खींचते हैं और छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी जगह पर आ जाती है। आप एक लिमिट से ज्यादा खींचोगे तो वो वापस नहीं आ पाती ना। इसका मतलब है कि किसी भी चीज में मैक्सिमम आप कितना डिफॉर्मिंग फोर्स लगा सकते हो वो फिक्स होता है। उससे ज्यादा अगर आपने लगाया तो फिर वो वापस नहीं आ पाता, तो ये कहलाता है उसकी इलास्टिक लिमिट। तो द मैक्सिमम स्ट्रेस विद इन विच अ बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि हुक साहब का जो नियम है, जो लॉ है, दैट लॉ इज वैलिड ओनली विद इन इलास्टिक लिमिट। अगर इलास्टिक लिमिट के बाहर आप गए तो फिर यह लॉ वैलिड नहीं है। चलिए क्या कहा इन्होंने यह कहा कि विद इन इलास्टिक लिमिट, रिमेंबर दिस वर्ड, कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो हुक साहब का बहुत सिंपल सा नियम था, बहुत सिंपल सा लॉ था कि विद इन इलास्टिक लिमिट अगर आप देखें तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। अच्छा, अगर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है तो आप जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। अगर मैं आपसे कहूं कि ये कांस्टेंट है, स्ट्रेन को डिवाइड में ले जाओ तो आपके पास आ जाएगा कांस्टेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और ये जो कांस्टेंट आपके पास बना है, इस कांस्टेंट को ही आप कहते हो इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी दिस कांस्टेंट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा, अब यहां पर अगर इसकी यूनिट देखी जाए तो देखो यार दोस्तों, स्ट्रेस की यूनिट होती है पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर जैसी तो थी यार, है ना। तो यहां पर ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन की तो कोई यूनिट थी ही नहीं। इसका मतलब ये है कि आपके पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो यूनिट आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी? स्ट्रेस के बराबर आ जाएगी, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही आ जाएगा, ml-1t-2। ध्यान रखना, प्रेशर, स्ट्रेस एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इन तीनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है और यूनिट होती है वो सेम होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमने बात करी किसकी? हुक साहब की। अब यहां से एक ग्राफ जुड़ने वाला है, उस ग्राफ, वो आपके स्कूल लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे अपन कहेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के लिए देखा जाए तो बेसिकली आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ ऐसा आता है, ये कुछ ऐसा आता है आपका ग्राफ, ऐसा। अब यहां पर हर पॉइंट की अपनी अपनी एक स्पेशलिटी है। यहां पर अगर देखा जाए तो ये जो यहां से लेके यहां तक की कहानी है, ये स्ट्रेट लाइन है। ये अपने पास ए जो है ये अपना प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है। ए क्या है? आपका प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। अगर आपने और स्ट्रेस बढ़ाया, यहां पर और स्ट्रेस बढ़ाया तो यहां पर स्ट्रेन भी बढ़ ही रहा है कंटिन्यूअसली। जब आप यहां पर स्ट्रेस बढ़ा रहे थे, स्ट्रेन भी बढ़ता जा रहा था, या स्ट्रेन बढ़ा रहे थे तो स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा था, बढ़ता चला जा रहा था, बढ़ता चला जा रहा था। ये आपके पास लीनियर जोन है, मतलब जहां पर स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। मगर अगर आपने और स्ट्रेन बढ़ाया तो स्ट्रेस तो साथ में बढ़ ही रहा है स्ट्रेन बढ़ाने की वजह से, क्योंकि आप बाहर से लगा रहे हो। ये जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट को बोला जाता है यील्ड पॉइंट। नोट करो इसको, ये कहलाता है यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि यहां पर ये हुक्स लॉ का जो प्रोपोर्शनैलिटी वाला पॉइंट है ना, इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट है ये बी पॉइंट। इसके बाद अगर आपने खींचा तो गड़बड़ हो जाएगी, मगर अगर आपने बी तक छोड़ दिया तो बी पर छोड़ने पर ये वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, कोई डिफॉर्मेशन उसके अंदर नहीं बचेगा अगर आपने छोड़ा तो। मगर अगर आपने और स्ट्रेन बढ़ाया तो फिर यील्ड पॉइंट के बाहर अगर जैसे ही आप चले जाओगे, जैसे ये सी पॉइंट है, इसके बाद क्या होने वाला है? यील्ड पॉइंट के बाद क्या होने वाला है? होने वाला ये है कि स्ट्रेस अब कम बढ़ रहा है, स्ट्रेन अब तेजी के साथ बढ़ रहा है।
और अगर आपने ऑब्जेक्ट को अभी भी डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया तो अब वो कभी भी नहीं आ पाएगा अपनी ओरिजिनल स्टेट में, वो वापस तो आएगा मगर इस पाथ के थ्रू वापस आएगा। मतलब इसे बोलते हैं, मतलब कि वो कभी भी अपनी ओरिजिनल स्टेट पर अब नहीं आ पा रहा है, थोड़ा सा डिफॉर्मेशन है 1% के अराउंड, लेस देन 1%, और ये कहलाता है परमानेंट सेट। मगर आप अभी भी नहीं माने और आपने क्या किया, आपने स्ट्रेन बढ़ाया। तो भाई स्ट्रेन बढ़ाने पर स्ट्रेस बहुत कम बढ़ रहा है, स्ट्रेन ज्यादा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है डी। मतलब कि अब इससे ज्यादा आपने और खींचा तो फिर वो ऑटोमेटिकली डी के बियॉन्ड, अगर आपने थोड़ा और खींचा तो वो ऑटोमेटिकली खिंचता चला जाएगा और ई पॉइंट पर आकर फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा वो आपका वायर। अब अगर यहां पर अपन समझें दोस्तों, तो यहां पर ये वाला जो जोन है ये इलास्टिक का जोन है, यहां पर मटेरियल इलास्टिसिटी शो कर रहा है। मगर इसके बाद वाला जो जोन है ये आपका प्लास्टिक वाला जोन है। मतलब यहां पर उसके पास प्लास्टिसिटी, मतलब कि पूरी तरह से अपने शेप पर वापस ही नहीं आ पा रहा डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद, बट यहां तक था। फिर से रिपीट करता हूं एक बार, ए वाला पॉइंट कौन सा है, जहां पर प्रोपोर्शनैलिटी चल रही है। बी का पॉइंट कौन सा है, यील्ड पॉइंट, जहां पर आप ये कह सकते हो कि ये इस पॉइंट पर अगर आपने छोड़ा तो ये वापस आ जाएगा। बी पॉइंट के बाद सी पॉइंट तक अगर आपने थोड़ा और खींचा तो ये छोड़ोगे तो आएगा तो वापस, मगर कुछ ना कुछ परमानेंट सेट रहेगा उसके अंदर। फिर अगर आगे जाके और खींचते जाओगे तो डी पॉइंट के बाद क्या होने वाली है स्थिति, डी पॉइंट के बाद अल्टीमेट स्ट्रेस आ चुका है, अगर और खींचा तो ई पॉइंट पर आकर वो रप्चर हो जाएगा, टूट जाएगा। सो ये आपके पास क्या हो गया, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इसके हर पॉइंट की अपनी इंपॉर्टेंस है, कौन सा जोन है इलास्टिक, कौन सा जोन है प्लास्टिक। अगर किसी में ये चीज बहुत कम है, बहुत कम है, कौन सा जोन है, प्लास्टिक जोन। प्लास्टिक वाला रीजन अगर बहुत नैरो है, इसका मतलब है वो ब्रिटल है। जैसे ही उसका इलास्टिक रीजन खत्म होगा वो टूट जाएगा, ब्रिटल है। अगर किसी का इलास्टिक रीजन, प्लास्टिक रीजन बहुत बड़ा है, ये प्लास्टिक रीजन बहुत बड़ा है, इसका मतलब है वो मटेरियल डक्टाइल है। आप उसको ठोकते रहो, पीटते रहो, वो टूटने वाला नहीं है। स्ट्रेन बढ़ाओ, स्ट्रेस बढ़ाओ, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर अपन यहां पर समझें इस चीज को तो देखो, if large deformation occur between the elastic limit and breaking point, then the material is ductile. If small deformation occur between the elastic limit and the breaking point, then the material is brittle. अभी मैंने बताया इस चीज को आपको। ओके, अब अपने पास एक चीज और निकल कर आती है और वो कहलाता है इलास्टोमर। जैसे रबर है, अब आप बोलोगे रबर के साथ क्या है भैया, रबर के साथ कौन सा, क्या ऐसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ? नहीं, रबर के साथ ऐसा नहीं बनेगा। रबर के केस में आपका जो स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ बनता है दोस्तों, वो कुछ इस तरह का बनता है, ऐसा। और ये जो आपके पास ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ, इससे मटेरियल कहलाते हैं इलास्टोमर। इलास्टोमर क्या कहलाते हैं, सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी स्ट्रेच्ड टू हैव लार्ज वैल्यूज ऑफ स्ट्रेन आर कॉल्ड इलास्टोमर्स। मतलब कि अगर आप गौर से देखो, स्ट्रेन यहां पर आपका, अब स्ट्रेस आप बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो। अब एक टाइम के बाद रबर क्या होती है, एक टाइम तक खिंचती है, उसके बाद आप बढ़ाते जाओ, बहुत ज्यादा खिंचने वाली नहीं है, बहुत धीरे धीरे खिंच रही होती है, और अगर और ज्यादा खींच दिए तो टूट जाएगी। तो अगर आप यहां पर देखो तो ऐसे मटेरियल्स कहलाते हैं इलास्टोमर। इस केस में इसका ग्राफ ध्यान रखना कैसा बनने वाला है। अगर आप देखो तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर, या फिर अपने हार्ट का एक सेक्शन भी होता है जहां पर अपन इस तरह इलास्टोमर वाली प्रॉपर्टीज की बातें करते हैं। ठीक है, अब अपने पास ब्रेकिंग स्ट्रेस, ये मैंने तुम्हें बताया था ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है। द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ अ वायर इज द मैक्सिमम स्ट्रेस एट विच द वायर ब्रेक्स। इससे ज्यादा स्ट्रेस वो अब नहीं झेल सकता, उसे अपन कहेंगे ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, बट बस अपन को इतना ध्यान रखना है, फिलहाल अपने एग्जाम सर पे खड़े हुए हैं तो ब्रेकिंग स्ट्रेस का सिर्फ इतना पॉइंट रखना है कि क्या होती है ब्रेकिंग स्ट्रेस। ओके, इलास्टिक फटीग क्या होता है, इलास्टिक फटीग, फटीग क्या होता है भाई? देखो क्या हुआ, बहुत बार आपने उसको विद इन इलास्टिक लिमिट ही यूज करते गए। रबर, बहुत टाइम तक आप एक ही रबर बैंड यूज करते हो तो आप उतना खींच रहे हो जो पहले नहीं टूटा, मगर अब उतना ही खींचने पे वो टूट गया, उसे अपन कहते हैं इलास्टिक फटीग। व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्ट्रेस इवन विद इन द इलास्टिक लिमिट, it becomes weak since it loses its elastic property to some extent temporarily. This is called elastic fatigue. इसीलिए बहुत टाइम तक कोई ब्रिजेस यूज किए जाते हैं तो थोड़े टाइम के बाद बोल दिया जाता है भैया इतने साल हो चुके हैं इस ब्रिज को, अब ये ब्रिज की जो इलास्टिसिटी है वो उतनी अच्छी रही नहीं, कभी भी टूट सकता है। ये क्या रीजन है, इसका रीजन है इलास्टिक फटीग। ओके,
अब अपन आते हैं इलास्टिक मॉडुलाई, मतलब कि अपन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात कर रहे थे। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या था अपने पास? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। उस बेसिस पर, क्योंकि अलग अलग तरह के स्ट्रेस होते हैं, अलग अलग तरह के स्ट्रेन होते हैं, तो उस बेसिस पर अपन ने कुछ यहां पर क्लासिफिकेशन करके रखे हैं, टाइप्स बना के रखे हैं। एक है अपने पास यंग्स मॉडुलस, एक है अपने पास बल्क मॉडुलस, एक है अपने पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये हमारे पास तीन डिफरेंट टाइप के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैं। चलो अब देखो, सबसे पहले आ गया यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या होता है? यंग्स मॉडुलस होता है अपने पास लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अच्छा, मैं यहीं पे बताता हूं तुमको। अगर मैं बात करूं यंग्स मॉडुलस की, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये होता है अपने पास यंग्स मॉडुलस। अगर मैं बल्क की बात करूं तो वॉल्यूम की बातें होंगी, तो यहां पर मैं बोलूंगा आपसे कि नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस अगर अपन बात करें, तो ये शेयरिंग मॉडुलस क्या होता है? बताया था ना मैंने, धक्का दो टेंजेंशियल वाला। तो अगर मैं आपसे बात करूं शेयरिंग स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, तो वो कहलाएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो इस तरह से अपन तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया। ये मैंने आपको यंग के बारे में बताया। अब अगर अपन देखें, ये मेरे पास एक वायर है, इसकी लेंथ कितनी थी? L। मैंने इसको थोड़ा सा खींच लिया, तो लेंथ कितने से बढ़ गई? डेल्टा L से बढ़ गई। तो स्ट्रेन हो जाएगा डेल्टा L अपॉन L, और स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा था A। तो अगर मैं इन दोनों चीजों का यूज करूं और यहां पर फॉर्मूला लिखूं, तो स्ट्रेस था फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन था डेल्टा L अपॉन L, तो मेरे पास यंग्स मॉडुलस निकल के आ जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। वैसे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस एक ही बात बोल सकते हैं, क्योंकि ये अपने पास स्ट्रेस में तो सिर्फ दो ही वेराइटी थी। अच्छा, डेल्टा एल चला गया ऊपर, तो क्या आ गया आपके पास? ये आ चुका है एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। अब अगर अपन देखें, तो यहां पर अगर मैंने आपसे कहा कि मैंने यहां पर मास m लगाया था, तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी mg। तो मैं चाहूं तो फोर्स की जगह पर लिख सकता हूं mg। तो फोर्स की जगह जैसे ही mg आया, और अगर मुझे रेडियस ऑफ वायर दे दी जाए एरिया निकालने के लिए, रेडियस, तो मैं बोल सकता हूं एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इस फोर्स की जगह पर मैं लिख सकता हूं mg, और एरिया की जगह लिख सकता हूं पाई आर स्क्वायर। तो यह आ गया mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। एक और फॉर्मूला आ चुका है यंग्स मॉडुलस का। बिल्कुल दिमाग को क्लियर रखो, सिंपल इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, अगर आते भी हैं आपके एग्जाम में तो। ओके, इसके बाद आता है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या है भाई? अभी बताया, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस है बेसिकली ये, फोर्स अपॉन एरिया, और ये हो जाएगा अपने पास डेल्टा वी अपॉन वी। तो अगर आप चाहो तो यहां पर इसका फॉर्मूला लिख लो, एफ अपॉन ए, और ये हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी। अब बेसिकली बल्क के बारे में अपन जब बातें करते हैं, तो फ्लूइड्स में भी कर रहे होते हैं, सॉलिड्स में भी करते हैं, फ्लूइड्स में भी कर रहे होते हैं। तो फोर्स पर यूनिट एरिया को अपन जनरली प्रेशर भी लिख सकते हैं। कई जगहों पर प्रेशर दे दिया जाएगा आपको और बोला जाएगा कि बल्क मॉडुलस निकाल कर लाओ, तो डरना नहीं, वहां पर प्रेशर बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया की जगह वैल्यू ले लेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन, अब आता है अपने पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अगर यहां पर देखें तो ये क्या है? मैंने आपसे कहा था ना, क्या है ये? आपने इसको धक्का दिया, धक्का देने पर ये थोड़ा सा उस तरफ शिफ्ट हुआ। ये ना इसने वॉल्यूम बदला है, सिर्फ इसने शेप बदला है। शेप बदला है तो ये जो अपने पास है टेंजेंशियल फोर्स की वजह से, इसीलिए ईटा से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हो जाएगा आपके पास शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। और अगर अपन यहां पर देखें तो ये मेरे पास स्ट्रेस की वैल्यू तो अपने पास फोर्स पर यूनिट एरिया आएगी, मगर ये टेंजेंशियल फोर्स होगा जो आप पैरेलली लगा रहे होगे, और स्ट्रेन जो होता है ये थीटा होता है। इफ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर, नहीं है याद तो जाकर देखो। तो ये आ जाएगा आपके पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला निकलकर। अब इस चैप्टर में एक और लास्ट चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है अपने पास जब अपन वायर को खींचेंगे तो डिफॉर्मेशन आएगा, तो उसके अंदर एनर्जी आएगी, एनर्जी स्टोर करेगा, क्योंकि शेप साइज चेंज होने की वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी में तो वेरिएशन आएगा। अब वो जो एनर्जी में वेरिएशन आएगा उसको अपन स्ट्रेन एनर्जी कहेंगे। स्ट्रेन एनर्जी अपन को निकाल कर लानी है। अब बहुत सिंपल है,
भैया एनर्जी कैसे निकालोगे? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। जो भी वर्क किया उस वर्क की वजह से उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, उसे ही आप कहोगे क्या? एनर्जी। अब यहां स्ट्रेन की वजह से आ रही है, डिफॉर्मेशन की वजह से आ रही है, इसलिए उसको स्ट्रेन एनर्जी बोल सकते हो आप। या अब यहां पर मैं इस एनर्जी को निकालूं तो निकालूं कैसे? तो देखो भाई, अगर मैंने कहा कि ये मेरे पास एक वायर है जिसकी लेंथ L है, इसको मैंने इलोंगेट किया, स्मॉल l उसमें इलोंगेशन आया, इसका एरिया मुझे दे रखा है A। ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो मैं आपसे कहूंगा, मान लेते हैं बहुत छोटा सा खींचा मैंने इसको, बहुत छोटा सा, कितना खींचा था मैंने? स्मॉल l खींचा था। तो मेरे पास जो वर्क डन होने वाला है वो हो जाएगा F इंटू DL। बहुत छोटा सा खींचा। अब फोर्स की वैल्यू कैसे लिखूं मैं? तो अब मेरे सामने क्वेश्चन आया कि मैं फोर्स को कैसे लिखूं। तो यहां पर अपन वायर की बातें कर रहे हैं ना, वायर की बातें कर रहे हैं, तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है? F इंटू A, F अपॉन A। ये आ जाएगा अपने पास F अपॉन A डेल्टा L, इलोंगेशन L, ऊपर चला गया L। अब मैं अगर देखूं तो यहां पर मैं L की या फोर्स की वैल्यू क्या लिख सकता हूं? Y इंटू A अपॉन इंटू L अपॉन कैपिटल L। ये आ गया y इंटू ए इंटू स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। ये आपके पास आ चुका है फोर्स। यहां पर मैंने क्या किया? मैंने बस उस वर्क डन वाले फॉर्मूले में यहां पर, ये देखो गौर से, इस फोर्स को ही तो हटाना था। इसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया? मैंने लिख दिया y इंटू ए इंटू स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल इंटू डी एल। कहां से कहां तक खींच रहे हैं? तो देखो गौर से, मैं यहां पर इनिशियली 0 पे था, खींचते खींचते इसको l खींच दिया। तो मेरी जो लिमिट होगी, ये लिमिट हो जाएगी 0 से लेके L तक। अब 0 से L तक मेरी जैसे ही लिमिट हुई दोस्तों, ये देखिए y कांस्टेंट है, बाहर हो गया, a कांस्टेंट है, बाहर हो गया, कैपिटल L कांस्टेंट है, बाहर हो गया। L की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा L के रिस्पेक्ट में? तो अगर अपन देखें तो ये आ जाएगा L स्क्वायर बाय 2। अब ये आपके पास आ चुका है वर्क डन। अब अगर ये वर्क डन आया तो मैंने L स्क्वायर बाय 2 को 2 पार्ट में तोड़ दिया। एक हो गया y a L अपॉन कैपिटल L, L स्क्वायर को लिख दिया अलग से L बाय 2। ये चीज क्या थी अभी बताया मैंने? ये चीज थी फोर्स। तो मेरे पास वर्क डन आ गया हाफ फोर्स इंटू एक्सटेंशन लेंथ, हाफ फोर्स इंटू एक्सटेंशन लेंथ। ये मेरे पास निकल के आ गया। मगर मुझे अलग अलग तरह के फॉर्मूलाज में ये दिया जाता है, अलग अलग फॉर्मेट में दिया जाता है। तो हम लोगों को क्या निकालना पड़ता है? हम लोगों को निकालना पड़ता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये तो अभी आ गया मेरे पास, कितना आ गया? फोर्स इंटू एक्सटेंशन। अच्छा, अब देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे तो एनर्जी निकाल कर लानी है, और वो जो एनर्जी है वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम को कैसे देखें? तो एरिया इंटू लेंथ। तो मैंने दोनों तरफ वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया और इस वाले वॉल्यूम को लिख दिया मैंने एरिया इंटू लेंथ। अब जैसे ही ये होगा तो गौर से देखो, यहां पर ये चीज क्या बन गई दोस्त? फोर्स अपॉन एरिया। और ये चीज क्या बन गई? इलोंगेशन अपॉन इनिशियल लेंथ, यानी डिफॉर्मेशन अपॉन इनिशियल लेंथ। तो ये चीज बन गई स्ट्रेस और ये चीज बन गई स्ट्रेन। तो आपके पास आ गया एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। आप चाहो तो स्ट्रेन की जगह पर लिख सकते हो स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। कहां से लिख रहे हो? हुक्स लॉ से। तो ये आपने लिख दिया स्ट्रेन की जगह पे, तो ये बन जाएगा स्ट्रेस स्क्वायर इनटू वाई। और आप चाहते तो स्ट्रेस की जगह पे लिख सकते थे यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, तो फॉर्मूला बन जाता है यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर। ये फॉर्मूला, कोई से भी फॉर्मूले पर आप आ जाओ, ये आपको क्या निकाल कर देने वाला है? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन केस ऑफ अ वायर। जब आप उसको खींचते हो तो ये आपकी कहानी हो जाएगी खत्म, प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की पूरी कहानी हो गई। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जो हमने कहा था कि हम 2 लेक्चर में खत्म करने वाले हैं, हमने खत्म कर दिया मित्रों, खत्म हो चुका है। अब बस एंजॉय करो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एग्जाम के लिए डरो मत, लड़ो, डरो मत, लड़ो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय।